हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिया, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि जेई मेन अभी 2 दिन में है ही आप लोगों का, और बायोमॉलिक्यूल जैसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। और बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि मैम जो बायोमॉलिक्यूल्स में टेस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के हों या अमीनो एसिड्स प्रोटीन के हों, तो वो टेस्ट हमें एक जगह कहाँ मिल सकते हैं कि हम फटाफट रिवाइज कर लें। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया है जिसमें आप लोग सारे टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स के हम कवर करेंगे, और आपको यहाँ पर रिएजेंट, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट बताया जाएगा। मतलब क्या कलर मिलता है, कौन से कलर से हमें पता चलेगा कि टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे टेस्ट कवर करेंगे और फिर उनको याद करेंगे। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से टेस्ट हमें पढ़ने हैं। तो एक तो हो गया मॉलिश टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, सेलिवनॉफ टेस्ट, ओसाजोन फॉर्मेशन टेस्ट एंड आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। इनसे तो ये आपने पढ़े भी होंगे और आपको इम्पोर्टेंस इनकी पता भी होगी। और सेलिवनॉफ टेस्ट तो अभी रिसेंट ही 2021-20 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो हम एक एक करके सारे टेस्ट को कवर करते चलते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, मॉलिश टेस्ट। तो देखो, मॉलिश टेस्ट होता किसके लिए है टेस्ट। मॉलिश टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बताया जाता है, करा जाता है। मान लो आपको एक ट्यूब में सैंपल दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो आप पहला ही टेस्ट मॉलिश टेस्ट परफॉर्म करते हो लैब में। ओके, तो इसमें होता क्या है, रिएजेंट क्या है। सबसे पहले तो रिएजेंट देखेंगे, 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल इन अल्कोहल। ओके, अल्फा नेफ्थोल। अल्फा नेफ्थोल क्या है, नेफ्थलीन की अल्फा पोजीशन पर जब OH ग्रुप आ जाता है तो उसको हम अल्फा नेफ्थोल बोलते हैं। तो उसका सॉल्यूशन लेंगे इन अल्कोहल एज अ रिएजेंट इस केस में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे सैंपल। ओके, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सैंपल लेंगे जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। ठीक है, सैंपल कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। अब इस सैंपल में हम क्या डालेंगे, अपना मॉलिश रिएजेंट ऐड करेंगे। मॉलिश रिएजेंट ऐड कर दिया हमने। ठीक है, मॉलिश रिएजेंट हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सैंपल प्लस रिएजेंट। ओके, दिस इज योर सैंपल प्लस रिएजेंट। अब इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे, और जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम ऐड करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में है और सैंपल प्लस रिएजेंट अल्कोहल में है, इस वजह से यहाँ पर 2 सेपरेट लेयर्स आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों इमिसिबल रहेंगे इसलिए यहाँ पर सेपरेट लेयर्स देखने को मिलेंगी। तो 2 हमें जो सेपरेट लेयर्स मिली हैं, अब इस जो सेपरेट लेयर का जंक्शन होगा वहां पर हमें अगर वॉयलेट कलर रिंग, वॉयलेट कलर ring is formed at the junction of 2 layers. ओके, तो जब हमें वायलेट कलर रिंग जो है वो ऑब्जर्व होगी जंक्शन पे इन दो लिक्विड के इंटरफेस पे, तो हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट यहां पर प्रेजेंट होगा। क्लियर ये चीज। ओके, तो हमें क्या मिल गया मॉलिश टेस्ट में, मॉलिश टेस्ट में अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो उसके लिए अगर हम मॉलिश रिएजेंट डालते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं तो वॉयलेट रिंग का ऑब्जर्वेशन होगा। तो अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम वॉयलेट रिंग किसकी वजह से बनती है। तो देखो, हम कंप्लीट रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसके लिए आप इतना समझेंगे कि जब हम रिएजेंट सैंपल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो सैंपल जो है, मान लो सैंपल हमारे पास डी ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो फरफ्यूरल का फॉर्मेशन होता है, और वो फरफ्यूरल अल्फा नेफ्थोल के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, एक डाई टाइप कंपाउंड बनाता है जो ऑक्सीडाइज होकर वॉयलेट कलर देता है। ठीक है, तो हमें मैकेनिज्म में इतना नहीं जाना, हमें रिएजेंट और सैंपल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या हो सकता है, ग्लूकोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो, ठीक है, एनी अदर कार्बोहाइड्रेट यू कैन टेक। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंड टेस्ट पे। सेकेंड टेस्ट इज फेलिंग्स टेस्ट, जो कि आप एल्डिहाइडिक ग्रुप्स के लिए करते भी हो। आपने कार्बोनिल कंपाउंड से पढ़ा भी होगा कि एल्डिहाइड्स के लिए हम फेलिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड
फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स containing aldehydic group. ओके जब हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा रिड्यूसिंग शुगर्स में तो उसके लिए हम फेलिंग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और फेलिंग टेस्ट को पॉजिटिव देंगे। तो फेलिंग टेस्ट में हम क्या क्या रिएजेंट लेते हैं? तो फेलिंग टेस्ट में दो रिएजेंट्स होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। नाउ यू कैन आस्क मैम ये दोनों सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं? आप लोगों ने कार्बोनिल में भी बहुत बार पढ़ा है। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो है वो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है और फेलिंग सॉल्यूशन जो बी होता है मेरे पास वो क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके जिसे रोशेल सॉल्ट भी बोला जाता है। इसका कॉमन नेम है रोशेल सॉल्ट और ये बनता किस में है? स्ट्रॉन्ग अल्कली में। देखो क्या क्या है हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट है और सॉल्यूशन बी जो है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। बेसिकली टार्ट्रिक एसिड जो है उसका एक H+ जाके पोटेशियम लगा लेता है, दूसरा H+ जाके Na+ लगा लेता है और हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अब इन दोनों को मिक्स करके हम लोग एज अ फेलिंग सॉल्यूशन लेते हैं और उसको टेस्ट में यूज करते हैं। तो अब देखते हैं टेस्ट होता कैसे है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सैंपल। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या है? सैंपल। तो अब सैंपल में हम क्या ऐड करेंगे? देखो हमने सैंपल ले लिया, मतलब सैंपल का मतलब ये है कि आपको लैब में बिना बताए कोई भी ऐसे पकड़ा दिया कि टेस्ट ट्यूब में मैंने एक सोल्यूशन लिया है, इसको बताओ कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं है। तो आप देखो सैंपल में क्या डालोगे? फेलिंग सॉल्यूशन ए ऐड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन ए ऐड किया तो ये हमने फेलिंग सॉल्यूशन ए ऐड कर लिया। ओके, सॉल्यूशन ए में क्या था? एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर फेलिंग सॉल्यूशन बी ऐड किया, फेलिंग सॉल्यूशन बी ऐड किया हमने तो हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशंस ये हो गए। ठीक है, फिर इन्हें हम हीट करेंगे। तो हीट करने पे हमारे पास क्या होता है? हीट करने के बाद हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर फॉर्मेशन होगा जो कि कंफर्म करेगा द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर हैविंग एल्डिहाइडिक ग्रुप। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, और ये कौन कौन दे सकते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो ये फेलिंग टेस्ट का ग्लूकोज हमारे पास क्या दे सकता है? फेलिंग टेस्ट दे सकता है। क्लियर? तो अब इसकी रिएक्शन, अब आप ये पूछ सकते हो मैम रिएक्शन कैसी होगी? तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपने रिएक्शन देखी भी होगी कि हमारे पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और जब हम फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिक्स करते हैं तो हमें कॉपर 2+ मिलता है और बेसिक मीडियम होता है हमारे पास। तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है और उस रिडॉक्स रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइज होता है, ये रिड्यूस होता है, जिससे हमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। ये ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला जाएगा? कार्बोक्सिलेट में। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं बना? क्योंकि बेसिक मीडियम था इसलिए कार्बोक्सिलेट एनायन बनेगा और यहाँ पर हमारे पास Cu2O बन जाएगा विच इज ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। मतलब इसकी वजह से ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। क्लियर ये चीज? कॉपर जो है +2 से कहाँ जा रहा है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। समझ में आ गया फेलिंग टेस्ट? तो फेलिंग टेस्ट हमारे पास यही है। अब हम नेक्स्ट टेस्ट पे चलते हैं जो कि किसके लिए होता है? बेनेडिक्ट टेस्ट होता है और ये यूज होता है रिड्यूसिंग शुगर्स जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप दोनों हो। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स containing aldehydic group as well as ketonic group. ओके, तो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड प्लस कीटोन जो है वो दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, दोनों क्या है? ये बेनेडिक्ट टेस्ट दे सकते हैं। तो अब बेनेडिक्ट टेस्ट में रिएजेंट क्या होता है? तो देखो इसमें 3 रिएजेंट्स का मिक्सचर बनता है
होगा क्या, आपको क्या क्या लेना है, एनहाइड्रस Na2SCO3 लेना है, ओके, सोडियम सिट्रेट लेना है, ओके, एंड कॉपर सल्फेट लेना है। 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन में इन तीनों को वेट करके डिसॉल्व करके सोल्यूशन का फॉर्मेशन करना है, जिससे हमें बेनेडिक्ट्स रिएजेंट मिल जाएगा। तो ये रिएजेंट याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, रिएजेंट याद रखना और फिर कौन सा हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो देखो अब हमने क्या लिया, सैंपल ले लिया, सबसे पहले सैंपल लिया जो हमें गिवन होगा, ठीक है, ये मान लो मैंने सैंपल ले लिया यहाँ पर। अब इस सैंपल में मैंने बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड किया। बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या है, उन तीनों का मिक्सचर, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट क्या क्या डाला है, एनहाइड्रस Na2CO3 और सोडियम सिट्रेट एंड कॉपर सल्फेट, ओके। तो यहाँ पर इसे हीट करने पे, ठीक है, हीट करने पे हमें क्या मिलता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। यहाँ भी ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्लियर ये चीज, ओके। तो यहाँ पर ब्रिक रेड कलर प्रेसिपिटेट मिल गया हम लोगों को, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही दे सकते हैं। और ये मिलेगा क्यों, वही सेम Cu2O बन जाएगा, Cu2O बनेगा, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर, इसकी वजह से ही ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। जो कॉपर सल्फेट का कॉपर +2 था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया टू गिव कॉपर +1। क्लियर। तो हमारे पास कितने टेस्ट हो गए बच्चा, 3 टेस्ट हो गए। एक हो गया मॉलिश टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट बारफोर्ड्स टेस्ट। तो बात करेंगे बारफोर्ड्स टेस्ट की। तो पहले तो बारफोर्ड टेस्ट यूज किसके लिए होता है, तो देखो ये टेस्ट जो है सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर्स, और वो भी कौन से, मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या है, जो हाइड्रोलाइज नहीं होते, जिनमें एक ही यूनिट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग शुगर बारफोर्ड टेस्ट देते हैं। क्लियर ये चीज़, और कोई ये नहीं देगा। अगर मैं कुछ डाइसैक्राइड दे देगा, सुक्रोज हो गया या फिर कोई और डाइसैक्राइड हो गया, तो वो नहीं देंगे ये टेस्ट, ओके। तो हम लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ reducing sugars मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड मतलब जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब आ गए, तो ये गैलेक्टोज। तो इसमें रिएजेंट क्या है, रिएजेंट क्या है इसमें, 0.33 m सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एसीटेट। देखो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन हम बिल्कुल एग्जैक्ट यही लें, डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। कॉपर एसीटेट, ओके, इन एसिटिक एसिड, इन 1% solution of acetic acid। सो दिस इज योर बारफोर्ड्स रिएजेंट, ओके। ये हमारे पास क्या होता है, बारफोर्ड रिएजेंट होता है। अब यहाँ भी देखो कॉपर 2+ में है ना, तो जो कॉपर 2+ में है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें क्या देता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देगा। तो अब जरा चलते हैं कैसे होती है। पहले सबसे पहले हमने सैंपल ले लिया, ठीक है, हमने सैंपल ले लिया यहाँ पर ये, ओके। अब इस सैंपल में मैंने बारफोर्ड्स रिएजेंट ऐड किया, ठीक है। तो बारफोर्ड्स रिएजेंट देखो, सैंपल में बारफोर्ड्स रिएजेंट जब हम ऐड करेंगे तो हमें ब्रिक रेड पीपीटी ऑब्टेन होगी, ठीक है। हीट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपने पास जो है ब्रिक रेड कलर की प्रेसिपिटेट मिला, और इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि रिड्यूसिंग शुगर है और मोनोसेक्राइड है वो। क्लियर। तो मतलब हमने डिफरेंशिएट कर लिया रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में, और जो हमारे पास मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड में से कौन सा है, सिर्फ मोनोसेक्राइड्स। क्लियर। तो आई थिंक बारफोर्ड्स टेस्ट भी आपको क्लियर है। तो हमने 4 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं 7 में से, अब हमारे पास सिर्फ 3 टेस्ट ही बचे हैं। अब हम 5वें की बात करते हैं, विच इज सेलिवनॉफ टेस्ट। सेलिवनॉफ टेस्ट जो है
वो एक कदम आगे चलता है बारफोर्ड टेस्ट से। कैसे? बारफोर्ड ने सिर्फ आपको ये बताया कि रिड्यूसिंग है और मोनोसेक्राइड है, बट सेलिवनॉफ जो है वो यूज होता है टू डिस्टिंग्विश कि अब उसमें जो मोनोसेक्राइड आपको मिला है उसमें एल्डोज है या फिर कीटोज है। ओके, तो मतलब ये एल्डोज और कीटोज को डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है। तो हम बोल सकते हैं यूज्ड टू डिफ्रेंशिएट reducing sugar containing aldosis and ketosis। क्लियर ये चीज? ओके, तो अब या तो उस रिड्यूसिंग शुगर में मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा, तो इनको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेलिवनॉफ टेस्ट यूज करते हैं, मतलब सेलिवनॉफ रिएजेंट यूज करेंगे। क्लियर ये चीज? ओके, तो सेलिवनॉफ रिएजेंट हमारे पास क्या है? इसमें हम लोग यूज करते हैं रेसोर्सिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। रिसोर्सिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। रिसोर्सिनॉल क्या है अपने पास? ये है। एसिडिक मीडियम में हम ये रिएक्शन इससे सैंपल से कराते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है अपने पास? सबसे पहले हम सैंपल लेके चलते हैं जो भी हमें गिवन है, जिसे हमें टेस्ट करना है। ओके, तो ये हमारे पास सैंपल है, इसमें मैंने सेलिवनॉफ रिएजेंट ऐड किया। ये सेलिवनॉफ रिएजेंट ऐड किया। सेलिवनॉफ रिएजेंट में क्या है? रिसोर्सिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। ओके, तो देखो होगा क्या कि इसमें रिएक्शन कैसे होता है? बेसिकली जो सैंपल है वो एसिडिक मीडियम में फर्फ्यूरल में कन्वर्ट होता है। सेम थिंग जो मॉलिश टेस्ट में हुई थी। मॉलिश टेस्ट में भी यही था कि जो सैंपल था वो एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहा था बच्चा? अपने पास फर्फ्यूरल में। सेम यहाँ पे हुआ, फर्फ्यूरल में कन्वर्ट हुआ। अब वो जो फर्फ्यूरल में कन्वर्ट हुआ है तो वो रिसोर्सिनॉल के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, एक डाई टाइप, जैसे फिनोल्फिन डाई बनती है ना थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब हम फिनॉल से कराते हैं, वैसा ही कुछ रिएक्शन यहाँ पर होगा और एक डाई टाइप फॉर्मेशन होगा जो ऑक्सीडाइज करने पे कीटोन की प्रेजेंस में हमें किस टाइप का कलर देती है? चेरी रेड कलर मिलता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर चेरी रेड कलर अगर हमें मिलता है, ठीक है, चेरी रेड कलर हमें मिलता है तो मतलब कीटोसिस प्रेजेंट है। चेरी रेड कलर अगर हमें मिलता है तो कीटोसिस प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब इसमें होता क्या है? जब हम इसे हीट करते हैं और 30 सेकेंड के लिए बॉईल करते हैं तो इसमें इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है, और यहाँ पर अगर हमें इंस्टेंटली चेरी रेड कलर मिल रहा है मतलब यहाँ पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, तो अब आप पूछ सकते हो कि मैम ऐसा क्यों हुआ कि कीटोन की रिएक्शन जल्दी और एल्डोल की रिएक्शन, एल्डोसिस वाले की रिएक्शन लेट होगी? तो होगा क्या कि जो कीटोन है ना वो फर्फ्यूरल में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, बट एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप जो है वो इतने इजीली कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण कीटोन जो है वो इजीली फटाफट रिएक्शन दे देगा बट एल्डिहाइड ग्रुप नहीं देगा। ठीक है, क्लियर? मतलब फ्रक्टोज जो है वो इजीली हमें क्या दे देगा? सेलिवनॉफ टेस्ट दे देगा। तो हम बोल सकते हैं कि सेलिवनॉफ टेस्ट जो है वो कीटोसिस और एल्डोसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया? चेरी रेड कलर। और अगर मेरे को फेंट पिंक कलर मिलता है तो इसका मतलब एल्डोसिस इज प्रेजेंट, मतलब हमारे पास एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर? फेंट पिंक कलर। ये ऑब्जर्व, ऐसा कुछ कलर अगर ऑब्जर्व हुआ हमें दैट मीन्स एल्डोस ग्रुप प्रेजेंट है। आई थिंक दिस इज क्लियर। सेलिवनॉफ क्लियर है। तो जेईई मेन जो पिछला प्रीवियस ईयर का था उसमें यही क्वेश्चन आया था कि सेलिवनॉफ रिएजेंट इज यूज्ड फॉर, तो अगर ऐसा लिखा है तो हम किसके लिए यूज करेंगे? कीटोसिस के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? और अगर ये जो फेंट पिंक कलर मिलता भी है ना, ये बहुत टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद मिलता है, बहुत ऐसे इंस्टेंट रिएक्शन शो नहीं करता। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की, विच इज ओसाजोन टेस्ट, जिसको आप पढ़ भी चुके हो। ओसाजोन फॉर्मेशन आप पढ़ते भी हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, अपनी क्लास में मैकेनिज्म भी पढ़ते हो इसका, बट एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये ओसाजोन टेस्ट जो है वो हमारे लिए रिएजेंट क्या होगा इसमें? सबसे पहले तो ओसाजोन टेस्ट किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर
सेम रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए यूज होता है, रिड्यूसिंग शुगर्स इसे दे सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं देंगे। तो अब रिएजेंट क्या है, रिएजेंट है हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीनियम क्लोराइड, बेसिकली हाइड्रोजीन जो है अपने सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट में होता है ये, ठीक है। और साथ में हम क्या डालते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी डालते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिएजेंट है फॉर दिस ओसाजोन फॉर्मेशन। बेसिकली ओसाजोन क्या है, ओसाजोन जो प्रोडक्ट बनेगा वो ओसाजोन बोल रहे हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हम रिएजेंट लेंगे, रिएजेंट मतलब फिनाइल हाइड्रोजीनियम क्लोराइड लेंगे हम लोग सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिएजेंट आ जाएगा, ये हमारे पास रिएजेंट होगा। तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, रिएजेंट आ गया, ओके, दिस इज योर रिएजेंट। अब इस रिएजेंट में हम क्या ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो ऐड करेंगे, बेसिकली एसिटिक एसिड कोल्ड फॉर्म में, ओके। तो वो हमने ऐड किया, यहाँ पर हमारे पास रिएजेंट था, हमने उसमें कुछ ड्रॉप्स अगर आपको दिख रहे हैं तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड के ऐड किए हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये ऐड करने के बाद हम इसमें सैंपल ऐड कर देंगे जिसमें हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होगा। और जब हम सैंपल ऐड कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर इसको बॉयल, जब हम इसको बॉयल करेंगे फॉर 30 to 40 मिनट्स और फिर इसको कूल करेंगे, तो हमें येलो कलर्ड क्रिस्टल्स मिलेंगे, येलो कलर्ड क्रिस्टल्स जो है वो ऑब्टेन होंगे, जो कि ओसाजोन की वजह से होंगे, वो ओसाजोन के होंगे। और हम क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं 20 to 30 मिनट्स, ओके। और फिर उसके बाद आफ्टर बॉइलिंग कूल द मिक्सचर एंड यू विल गेट दी ओसाजोन क्रिस्टल्स विच आर येलो इन कलर, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपने पास ये जो सोल्यूशन है वो भी, उसका भी रंग चेंज हो गया और यहाँ पर हमें क्रिस्टल्स मिल रहे हैं ओसाजोन के, जो कि हमें कंफर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, ओके। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आपको जानना है तो आपने क्लास में पढ़ी हुई है ये रिएक्शन अच्छे से, इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा हुआ है। इसमें क्वेश्चन भी आता है कि 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन जो है ओसाजोन फॉर्मेशन के काम आते हैं, जब हमें 1 मोल रिड्यूसिंग शुगर को ओसाजोन में कन्वर्ट करना हो, ओके। तो आप ये मैकेनिज्म देख सकते हो, यहाँ पर करने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपल जान लिया कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है और ओसाजोन बन जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट टेस्ट की फॉर कार्बोहाइड्रेट्स विच इज स्पेसिफिकली फॉर स्टार्च। और ये तो आप इनऑर्गेनिक में भी कितनी बार देखते हो कि ब्लूइश ब्लैक कलर हो जाता है, आयोडीन प्लस स्टार्च अगर हम लेते हैं तो उसका ब्लूइश ब्लैक कलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे क्या होता है। तो बेसिकली ये सिर्फ स्टार्च के लिए है और यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन इन KI बेसिकली, ठीक है। तो KI में हम आयोडीन का सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं और आपको पता है आयोडीन जो है वो I- की प्रेजेंस में ट्राई आयोडाइड आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, ओके। तो हम इसमें करते क्या हैं, इसमें हम सैंपल लेते हैं सबसे पहले, सैंपल मतलब स्टार्च लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है, स्टार्च लिया है, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं, ओके। आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं और आयोडीन सॉल्यूशन हमारे पास ये वायलेट कलर का कुछ होता है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग ऐड करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च में, तो ब्लूइश ब्लैक कलर हमें मिलता है सॉल्यूशन, ब्लूइश ब्लैक कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, ओके। तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि स्क्रीन भी ब्लैक है, बट ये जो यहाँ पर है ये ब्लूइश ब्लैक कलर का कंपाउंड सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। ये मिलता क्यों है, क्योंकि जो स्टार्च, क्योंकि आपको पता है स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो एमाइलोज होता है वो आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण ये ब्लूइश ब्लैक कलर हमें देखने को मिलता है। और ये स्पेसिफिकली किसके लिए बताया मैंने टेस्ट, ये स्टार्च के लिए टेस्ट होता है। क्लियर ये चीज। तो हमने 7 टेस्ट पढ़ लिए, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ये 7 टेस्ट आपके लिए बहुत सफिशिएंट हैं, अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। मॉलिश टेस्ट, फेलिंग, बेनेडिक्ट, फिर ओसाजोन टेस्ट, बारफोर्ड, सेलिवेनॉफ एंड आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेस्ट फॉर अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स। तो देखो हमें 4 टेस्ट पढ़ने हैं अमीनो एसिड्स और प्रोटीन के लिए, निनहाइड्रिन टेस्ट, ज़ेंथोप्रोटीक टेस्ट, बायोरेट टेस्ट एंड मिलन्स टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निनहाइड्रिन टेस्ट। तो देखो निनहाइड्रिन टेस्ट जो है वो
यूज़ किसके लिए होता है? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से पढ़ रहे हैं हम लोग ताकि आपके लिए क्विक रिवीजन टाइप हो जाए कि डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आएगा कि आपको दे दिया 4 ऑप्शंस कि इनमें से चारों में से निनहाइड्रिन कोई दे सकता है कि नहीं दे सकता है, या फिर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि अगर मेरे पास ये वाला अमीन है या फिर ये वाला अमीनो एसिड है, इसकी निनहाइड्रिन टेस्ट कराया तो कौन सा कलर मिलेगा, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूज्ड टू डिटेक्ट, किसको डिटेक्ट करता है? अमोनिया को, प्राइमरी अमीन को एंड सेकेंडरी अमीन को एंड अमीनो एसिड्स। बट अमीनो एसिड्स वही जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी होंगे, ठीक है? समझ आ ही रहा है कि टर्शियरी अमीन जो है वो ये रिएक्शन, ये निनहाइड्रिन टेस्ट नहीं देता हमारे पास। क्लियर? अब मैं बात करती हूँ रिएजेंट की। रिएजेंट क्या यूज होता है यहाँ पर? तो देखो रिएजेंट जो है कुछ ऐसा यूज होता है, जेमिनल डायोल है ये रिएजेंट है निनहाइड्रिन। अब आप पूछ सकते हो कि मैम एक कार्बन पे 2 OH तो स्टेबल नहीं होते, हमने तो नहीं पढ़े, बट होते हैं। कोई कोई केस स्पेशल होता है जिसमें हो जाते हैं ड्यू टू दिस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? ओके, तो इसलिए ये स्टेबलाइज्ड है और ये एज अ रिएजेंट काम करेगा। और ये जब अलग अलग कंपाउंड जैसे मान लो प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर अमोनिया या अमीनो एसिड्स से रिएक्शन करेगा तो डिफरेंट कलर कंपाउंड शो करेगा जो कि प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें इसके मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, इसका मैकेनिज्म भी हम कर सकते हैं, बट डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सा हमें कंपाउंड कलर देखने को मिलता है। जैसे हमने सैंपल लिया, निनहाइड्रिन रिएजेंट डाला, तो अगर हमें कलर्ड कंपाउंड मिल रहा है, कलर्ड चेंज मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली इन चारों में से कोई चीज़ तो प्रेजेंट होगी। तो अब वो कौन कौन से हो सकता है, तो ध्यान से देखेंगे। अगर मेरे पास अमोनिया है और प्राइमरी अमीन है, उसमें रिएजेंट ऐड किया तो र्यूमेन पर्पल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। र्यूमेन पर्पल मतलब पर्पल जैसा ही, वॉयलेट ही बोल देंगे। र्यूमेन पर्पल जो है वो इसका फैंसी नेम टाइप है। ओके, तो यहाँ पर हमें र्यूमेन पर्पल कॉम्प्लेक्स मिलता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स मिलता है, जो कि हमें कंफर्म करता है द प्रेजेंस ऑफ दिस अमोनिया एंड प्राइमरी अमीन। इज दिस क्लियर? नाउ फॉर सेकेंडरी अमीन, रिएजेंट ऐड किया तो येलो टू ऑरेंज, मतलब क्योंकि देखो येलो टू ऑरेंज, अगर डार्क येलो थोड़ा सा हो जाए तो ऑरेंज जैसा ही दिखाई देता है ना? तो इनमें से अगर सेकेंडरी अमीन हमारे पास है और रिएजेंट ऐड किया तो हमें इनमें से इसके बीच का कलर देखने को मिलता है। और साथ में अमीनो एसिड्स भी लेंगे, साथ में वो अमीनो एसिड्स जिसमें सेकेंडरी अमीन हो, यहाँ पर भी साथ में वो अमीनो एसिड्स जिनमें प्राइमरी अमीन हो, जैसे ग्लाइसिन हो गया, ठीक है? ग्लाइसिन हो गया ना हमारे पास, ये क्या है? सेकेंडरी अमीन है। वेलिन हो गया, ठीक है? तो ये हमारे पास ल्यूसाइन हो गया, ये सब हमारे पास प्राइमरी अमीन्स हैं। तो प्राइमरी अमीन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स ऑल्सो गिव र्यूमेन पर्पल कॉम्प्लेक्स, और सेकेंडरी अमीन्स और अमीनो एसिड्स कंटेनिंग सेकेंडरी अमीन लाइक प्रोलीन विल गिव यू येलो टू ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड। और अगर हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं जिनमें फ्री अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, फ्री अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है? मतलब वो एज अ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, फ्री अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और हमें वो क्या देगा? ब्राउन कलर देगा विद दिस रिएजेंट। ओके, विद दिस रिएजेंट ब्राउन कलर देगा, जैसे कि एस्परजीन। ओके, एस्परजीन जो होता है वो हमें ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देता है विद दिस निनहाइड्रिन रिएजेंट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो निनहाइड्रिन के लिए हमें इतना ही करना था। अब हम बात करते हैं ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट की। तो ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट पहले तो देता कौन कौन है? तो ये टेस्ट बेसिकली यूज होता है फॉर सॉल्युबल प्रोटीन्स। सॉल्युबल प्रोटीन्स जो है सॉल्यूशन में, उनके लिए ही यूज कर सकते हैं हम इसे। ओके, और इसमें रिएजेंट जो है वो बेसिकली सिंपल सा है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 जो है वो रिएजेंट यहाँ पर यूज होता है, और ये
जो सैंपल है इसमें ज्यादातर कौन कौन ये दे देंगे, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ज्यादातर ये दोनों कंपाउंड ही ये टेस्ट देते हैं ज़ेंथोप्रोटिक वाला। इसमें एक्टिवेटेड रिंग होती है OH के कारण। ओके, तो जब हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड NO3 डालते हैं तो यहां पर हमें एक ज़ेंथोप्रोटिक एसिड मिलता है जो नाइट्रेशन करके बनता है डार्क येलो कलर का, और जब इसमें अल्कली ऐड करते हैं NaOH तो वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है। देखो हुआ क्या, जब आप ट्रिप्टोफैन और इसका टायरोसिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। टायरोसिन की बात कर लेते हैं, टायरोसिन ऐसा दिखता है, ठीक है, दिस इज योर टायरोसिन। तो इस OH की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर एक्टिवेशन है इस बेंजीन रिंग पे। जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड NO3 डाला तो आपको याद करो, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते थे तो वहां बोलते थे कि बेंजीन पर नाइट्रेशन हो जाएगा, तो या तो इस पोजीशन पे होगा या इस पोजीशन पे पैरा पे तो ऑलरेडी कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो वहां सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा NO2, कहीं भी जाए तो इसे हम बोलेंगे कि ये एसिड बना है, ज़ेंथोप्रोटिक एसिड बोलते हैं, जिसका कलर येलो कलर होता है। और जब इसमें अल्कली डालेंगे तो अल्कली डालने पे क्या हो जाएगा, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे ये कलर चेंज करेगा, दैट इज ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या करता है, ये है हमारे पास ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। और किसके लिए यूज होता है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के लिए। दोनों में एक्टिवेटिंग रिंग होती है ड्यू टू +M ऑफ डिफरेंट ग्रुप। क्लियर? ओके, फिर हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड इज फॉर बाययूरेट टेस्ट। तो देखो बाययूरेट टेस्ट किस किस के लिए होता है। बाययूरेट टेस्ट आपने पढ़ा होगा, इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, है ना। पेप्टाइड लिंकेज का क्या मतलब है, C डबल बॉन्ड NH। बेसिकली एटलीस्ट दो ये वाले ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो हम बोलेंगे कि वो प्रोटीन मतलब पेप्टाइड्स बना रहा होगा, तो वो ये टेस्ट देगा। ओके, क्लियर। बट इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having at least टू कौन से ग्रुप, C डबल बॉन्ड NH2, या तो 2 एमाइड ग्रुप हो, या 2 अमीन ग्रुप हो, या 2 C डबल बॉन्ड NH ग्रुप हो। तो इनके लिए भी ये टेस्ट जो है, बाययूरेट टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है। क्लियर? ओके, तो याद रखेंगे मेनली हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज का ही होता है, क्योंकि हम लोग अमीनो एसिड्स पढ़ रहे हैं तो हम इसकी बात करते हैं। ओके, तो अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो रिएजेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिएजेंट क्या है, अब देखो, अब ये मत बोल देना कि मैम जैसे यहाँ पर बाययूरेट है टेस्ट का नाम, तो जैसे निनहाइड्रिन टेस्ट का नाम निनहाइड्रिन रिएजेंट यूज कर रहे थे तो यहाँ पे बाययूरेट रिएजेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बाययूरेट रिएजेंट नहीं होता, यहाँ पर रिएजेंट होता है कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जिसे हम रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसको हमने पीछे फेलिंग्स टेस्ट में भी पढ़ा था, NaOH और Ki। इनका मिक्सचर जो है बाययूरेट रिएजेंट कहलाता है। मतलब ये चारों रिएजेंट्स जो हैं यूज किए जाते हैं इन दिस टेस्ट। ओके, तो इसमें बेसिकली ये जो कॉपर 2+ होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा। ये आपको समझ में आ रहा है इतना कि कॉपर 2+ जो है वो क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा होगा। ओके, तो अब देखो होता क्या है, हमारे पास मान लो प्रोटीन है, पेप्टाइड बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड NH, ये प्रोटीन लिंकेज है, यहाँ पर R ग्रुप है, इधर NH, दोबारा C डबल बॉन्ड O और इधर ये है। ठीक है, ऐसे मतलब पूरी चेन बढ़ रही है। ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज है और ये क्या करेगा, कॉपर 2+ के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा और ऐसा कुछ बना लेगा। N कॉपर से जुड़ जाएगा जाकर, ये भी इधर से भी, इधर से भी,
2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे इसके ना पेप्टाइड लिंकेज के NH। तो इधर अपने पास क्या था, C डबल बॉन्ड O CH2 R, ओके, C डबल बॉन्ड O, तो इधर भी चलती रहेगी चेन और उधर भी चलती रहेगी, सेम इधर उधर भी चलती रहेगी, ठीक है। ये उल्टा ले लेंगे इसको, C डबल बॉन्ड O इधर चल रहा है और ये R C डबल बॉन्ड NH। ये किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। तो ये शो करता है कि पॉजिटिव अगर पर्पल कलर हमें मिल रहा है तो मतलब इसमें पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। और हम बेसिक मीडियम तो प्रोवाइड करा रहे हैं, एल्कली प्रेजेंट है तो बेसिक मीडियम भी प्रेजेंट है। क्लियर, ओके। तो ये था बाययूरेट टेस्ट। लास्ट हम बात करते हैं मिलन्स टेस्ट की, जो कि मेनली यूज होता है फॉर टायरोसिन ओनली, ठीक है, मतलब फिनोलिक ग्रुप के लिए होता है ये बेसिकली। ठीक है, मिलन्स टेस्ट जो है वो टायरोसिन में जो बेंजीन पे OH लगा है सिर्फ उसको ही डिटेक्ट करता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मिलन टेस्ट जो है वो अमीनो एसिड या प्रोटीन के लिए नहीं है। बेंजीन पे OH कहीं भी अगर आपको मिलता है वहां पर मिलन टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। मतलब अगर आपको कंफर्म करना है कि मेरे पास टायरोसिन है कि नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेस्ट पुरानों में से कोई कराना पड़ेगा। मान लो निनहाइड्रिन करा लो, तो निनहाइड्रिन टेस्ट आपने करा लिया तो वो पॉजिटिव आ गया तो मतलब अमीनो एसिड है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब मिलन टेस्ट करा लो तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि जो प्रेजेंट है वो टायरोसिन ही प्रेजेंट है। ओके, तो इसमें रिएजेंट क्या होगा, मर्क्यूरस नाइट्रेट, मर्क्यूरिक नाइट्रेट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। जब हम सैंपल में ये मिलन्स रिएजेंट ऐड करते हैं तो हमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलता है, विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन। ओके, क्लियर। तो आई थिंक आपके जितने पॉसिबल टेस्ट हैं कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स के जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर कवर अप हो गए हैं। तो आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए और इनको फटाफट रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आता है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है तो हम डायरेक्टली, अगर हमें याद है हमने रिवाइज किया है तो हम फटाक से वो आंसर दे सकते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा पेपर में। क्लियर, और आपको +4 मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू।